तो बच्चा पार्टी आ गए आप लोग, सभी लोग। आवाज आ रही है हमारी? हमारी आवाज आ रही है? यस बोलिए। सर। बोल लो तुम लोग, तो यहाँ तो तुम सन्नाटे में आ गए सब लोग। बड़े तुम शरीफ ऐसे देख रहे हो जैसे दूध के धुले हुए हो सारे के सारे। ऐसा है क्या? अभी भी नहीं बोलोगे? कोई नहीं बोलोगे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। उद्देश्य जी, कैसन बा? बढ़िया बा। बढ़िया बा। अच्छा ठीक है। मैम यहाँ पे पेन एन नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है उसमें। इधर भी नहीं है। एक मिनट रुकना बच्चे पार्टी। आज तो 15 मिनट। हाँ जी, तो करें स्टार्ट। आ गए सभी लोग? यस सर। कौन बोल रहा है ये? प्रतीक्षा? यस यस सर। सर। हम्म, चलो। ये कहाँ, ईसा कहाँ गई? आजकल ईसा नहीं दिख रही है मुझे। कहीं चली गई है क्या? गायब है? तो हम क्या स्टार्ट कर रहे थे, बोलो। एसिड बेस टाइट्रेशन, है ना? आज मैंने यस सर। यार तुम्हारी पहली क्लास ली है मैंने इस पे, है ना, गूगल मीट पे। मजबूरी में लेनी पड़ी। एसिड बेस टाइट्रेशन। अब देखो, यदि हम एसिड बेस टाइट्रेशन बोले या हम इसी को बोलते पीएच टाइट्रेशन। कर्व भी हम पढ़ने वाले हैं। ने इंडिकेटर के बारे में बात सुनी होगी, क्यों भाई? सुने यस हो सर। इंडिकेटर्स किसे बोलते हैं? अभी हम बात करेंगे इंडिकेटर की और डिटेल में, कैसे बोलते हैं इंडिकेटर, बोलो। जैसे मान लो, बताओ किसे बोलते हैं इंडिकेटर? जो एसिड और बेस को जज करे उसे इंडिकेटर बोलेंगे। तो हम यदि वहां पे बात करें टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा देखो। जैसे मान लो ये आपका ब्यूरेट है, ऊपर वाला। इसमें हमने मान लो क्या भर दिया, हमने यहाँ पे मान लो NaOH भर दिया। और यहाँ पे हमने मान लो एसिटिक एसिड भर दिया। क्या भर दिया? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो एक बात बताना मुझे सिंपल। T = 0 पे जब आपने स्टार्ट किया, तो बीकर में क्या होगा सर, बोलो? बीकर में क्या होगा?
बताओ। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होगा, सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड होगा। अब मुझे एक बात और बताना, अच्छा एंड पॉइंट पे क्या हुआ? यदि मैं बात करूं यहाँ पे तीसरी एक बात कर दूं, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब जब आपका एसिड और बेस कंप्लीटली रिएक्ट कर गया होगा, तो मतलब क्या बना होगा? सॉल्ट। सॉल्ट। मतलब आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा किसका आ जाएगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आ जाएगा, वुल्फ आयन, यही होगा। यस सर। अब मुझे एक बात आना, टी इक्वल टू 0। अब देखो, इससे पहले की बात करूं, इससे बाद की बात करूं, एंड पॉइंट के बाद क्या होगा, एंड पॉइंट के पहले क्या होगा? तो एंड पॉइंट के पहले क्या होगा, बिफोर एंड पॉइंट, जल्दी बताओ क्या क्या मिलेगा तुम्हें? बताओ क्या क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा सिंपल एसिटिक एसिड भी मिलेगा, और ये रिएक्ट कर रहा होगा किससे? NaOH। NaOH, Na से। तो कौन सा बफर मिल रहा होगा, एसिटिक या बेसिक बफर? बोलो, कौन सा बफर मिल रहा होगा? एसिडिक एसिडिक। बफर मिल रहा होगा। अच्छा, बफर सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? जो पीएच को रजिस्ट करे। और यदि हम चौथा केस ले लें यहाँ पे, तो आफ्टर एंड पॉइंट क्या होगा? ये हो जाएगा सिंपल, बचेगा क्या? अब मान लो आपका कंप्लीटली एसिड रिएक्ट कर गया बेस से, तो अब बचेगा क्या? अब आप इसमें NaOH डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो आपको सिंपल क्या बेसिक मिलेगा? बफर। NaOH ही मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस ही मिलेगा सिर्फ। ये सॉल्ट तो बन चुका है ना कंप्लीटली। कंप्लीटली तो आपका एसिटिक एसिड क्या हो चुका है? कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका है ना। बोलो, ये आपका कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका है, तो क्या बना होगा? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है? एक काम करते हैं, इसी पे क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0 ml, 10 ml, 25 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml of NaOH solution। बीकर में क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा, याद रखना, ठीक है? मैं सेम टाइट्रेशन ले रहा हूँ, ऊपर वाला सेम यही है, पूरा केस यही टाइट्रेशन हो रहा है। एसिड और बेस मैंने यहाँ पे बस ml बदल दिए, तो क्या होगा बताओ? यदि मान लो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो एसिटिक एसिड दिया हुआ है, ये आपको 0.1 मोलर दिया हुआ है एसिटिक एसिड, ठीक है? और 0.1 मोलर ही क्या दिया हुआ है आपको? NaOH दिया हुआ है। चलो, देखो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दें, आप एंड पॉइंट निकाला करो। क्या निकाला करो? बोलो, एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट निकालने के लिए आपके पास सीधा एक फॉर्मूला होता है, N1B1 इक्वल टू N2B2, ठीक है? बोलो हाँ है ना? तो एंड पॉइंट क्या हुआ, ध्यान समझना। मतलब आपका किस पे एंड पॉइंट मिला, कितने ml पे? तो आपको पता है 0.1 मोलर है, ठीक है? हम मान लो 1 लीटर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है? और ये हो गया, बोलो 0.1 मोलर। या आप सिंपल ऐसे मान लो, चलो हमने एंड पॉइंट निकालना है, N1B1 इक्वल टू N2B2। या आप ऐसे समझ लो, 1 लीटर क्या कर रहे हैं हम, एंड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो एंड पॉइंट निकालने के लिए 0.1, ठीक है ना? इसकी बेसिटी क्या होगी? NaOH की एसिडिटी 1 होगी। बोलो, यही होगा ना? बताओ भाई, हाँ या यस ना? सर। अच्छा, हम वॉल्यूम कितना लेंगे यहाँ पे? ये B1 वॉल्यूम लेना हो तो कितना लें एंड पॉइंट पे? चलो मान लेते हैं हम, एक 100 ml सॉल्यूशन लोगे आप, हम एक मान के चलते हैं, हम B1 वॉल्यूम 50 ml ले लेते हैं, ठीक है? मान के चलते हैं।
तो आप 50 ml ले रहे हो, तो अब क्या होगा, N2 कितना होगा बोलो, 0.1 इंटू V2, वॉल्यूम निकाल लो कितना आएगा यहाँ से, 0.1 से 0.1 कैंसिल, मतलब जो एंड पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, उस पे वॉल्यूम कितना होगा, बोलो एंड पॉइंट पे कितना होगा, 50 ml. 50 50 ml. एम एल 50 ml हो गया, मतलब 50 ml पे आपका क्या हो जाएगा, ये 100% सॉल्ट मिल जाएगा। अब ध्यान समझना, 50 ml हो गया, ये आपको पता लग गया। अब हम इससे पहले पता लगा, जैसे मान लो हम एक बात करें, 0 ml की बात करें, हमने एसिटिक एसिड डाला, बहुत ध्यान समझना, ये बीक एसिड है, और जब ये बीक एसिड है तो अब आप बताओ K/C निकालो, एसिटिक एसिड का K कितना होता है, आपको पता हो 10⁻⁻5 होता है, थोड़ी चीजें याद होनी चाहिए। तो आपका कितना हो जाएगा, K/C कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 बाई 0.1 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो, √ऑफ K इंटू सी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से बोलो, 10⁻⁻5 इंटू 0.1, ये आ जाएगा 10⁻⁻6 √ऑफ कितना आ जाएगा, 10⁻⁻3, यही होगा। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा बोलो, 3 हो गया पीएच, बताओ हाँ है ना। Yes, sir. ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं यहीं पे बात चेंज करता जाता हूँ, जैसे मान लो मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है, 0 ml पे हमें पता चल गया पीएच कितना है, 3 है। अब बहुत ध्यान समझना, यदि मान लो हम यहाँ पे पहले 10 ml के लिए आपको रिएक्शन लिखते हैं, CH3COOH प्लस NaOH, गिफ्ट क्या बन जाएगा आपका बोलो, CH3COONA प्लस H2O। अब मान लो आपको 10 ml के लिए निकालना है, बहुत ध्यान समझना, किसके लिए निकालना है, 10 ml के लिए। तो एक बात आना, मुझे यहाँ पे ये हमने लिख दिया, रिएक्शन लिख दी, अब क्या करोगे, बोलो, ये 10 के लिए निकालेंगे, फिर अपन 25 के लिए निकालेंगे, फिर अपन 40 के लिए निकालेंगे, 10 के लिए कैसे करोगे, बोलो वैभव, Yes, sir. कैसे करेंगे, मतलब आप सॉल्यूशन में क्या क्या मिलेगा तुम्हें, आपको CH3COOH भी मिलेगा, बोलो, और CH3COONA मिलेगा, मिलेगा दोनों या नहीं मिलेंगे, बोलो Yes, भाई sir. हाँ या ना। तो पीएच अब कैसे निकालोगे, आप बफर बनेगा ना, तो पीएच कैसे निकालते थे बफर का, बताओ, पीएच इक्वल टू क्या होता था, के पी के प्लस, भूल गया तुम लोग, मेहनत क्या हो गया तुम लोगों को, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या तुम लोगों का, बोलो, pKa plus log of salt upon acid. सॉल्ट अपॉन एसिड करोगे। तो अब एक बात आना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग लग रहा है, मुझे तुम्हें भी लग रहा है कुछ मिसिंग, कुछ नो, इसमें ना क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, हो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना हुआ, 10⁻⁻4, के दिया हुआ 10⁻⁻5, तो इसमें क्या लोगे तुम, यदि आप एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन निकालोगे तो कितना होगा यहाँ पे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, आपने किसके लिए किया है,
आपने निकाल रहे हो, आप यहाँ पे सॉल्यूशन कितना ले रहे हो वो? सर 10। हाँ बोलो बेटा, कुछ सर मिसिंग लगा। इस इक्वेशन में हमें लिमिटिंग रिएजेंट तो पता ही नहीं है, तो फिर हम सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कैसे लिमिटिंग एजेंट पता नहीं है इसमें? सर क्योंकि अब आपने जो कंसंट्रेशन गिवन दिया है वो 0.1 मोलारिटी दोनों का ही है, हाँ ठीक है। तो जो सॉल्ट का बनेगा वो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके अभी तो बिल्कुल अभी तो अभी तो लिमिटिंग एजेंट की तरह बेस ही काम करेगा ना, बफर बन रहा है, बेस करेगा ना। बोलो, अभी आप जब आपने जब सिंपल ब्यूरेट ऑन किया है, ये थोड़ा है ना, ब्यूरेट जब आपने ऑन किया तो ब्यूरेट ऑन करने के बाद अब आपका क्या बचेगा बोलो? आपका ये तो लिमिट में ही होगा ना। बताओ बेटा। इसमें कुछ ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कंसंट्रेशन मिसिंग है। यदि आप यहाँ पे कंसंट्रेशन लोगे तभी आप यस कर सर, पाओगे ना, सोडियम एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन मिसिंग है। है ना, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि तभी आप कर पाएंगे। यदि आप सोडियम और कंसंट्रेटेड वो नहीं दिया जाएगा तो आपको कर ही नहीं पाएंगे इसको। सर बस ये सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन चाहिए। ये इसका यदि कंसंट्रेशन है ना नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे आप, सिंपल सी बात है। इसका कंसंट्रेशन कितना ले लें बताओ? इसका कंसंट्रेशन यदि हम मान लो, हम इसको इसका वो कंसंट्रेशन आपको 0.1 दिया हुआ है ना, कुछ मिसिंग हो रहा है। 0.1/1 मतलब क्या दिया हुआ है आपको? ये 5। क्या मिसिंग है इसमें भाई? एक मिनट को क्वेश्चन देखूं मैं अच्छा, बफर सॉल्यूशन का पीएच इक्वल टू क्या होता है? पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अच्छा ठीक है। यदि ये 10⁵ हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? चलो हम मान लेते, एक एक छोटा सा अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। यदि मान लो आपको 10 ml दिया हुआ है, तो यदि आपको 10 ml पे निकालना है तो आप फिर क्या करेंगे? कंसंट्रेशन गिवन नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ मिसिंग हो रहा है। यदि यहाँ पे 5 नहीं ले सकते हम, ऐसे नहीं कर सकते इसको, समझे? इसमें कुछ मिसिंग है। हाँ, क्योंकि यदि मिसिंग है तभी आप सॉल्व करवाओगे, और यदि मिसिंग नहीं है क्या करना चाहिए? इसको छोड़ दें? बोलो। यदि हम छोड़ देते हैं, यदि मान लो हमने कर दिया 10, मान लो ये एक, मान लो मैं ऐसे यदि करता हूँ, मान लो इसके 5 ले लेता हूँ, इसके 10 1 ले लेता हूँ, तब कैसे करोगे बताओ? तो ये लिमिटिंग एजेंट हो गया।
बोलो, ये यस कितना सर। मिलेगा आपको? यस सर। 1 मिलेगा। ये कितना एक मिलेगा? 5 माइनस 1, बोलो इतना ही मिलेगा, 4। तो अब आप पीएच निकाल लोगे? पीएच निकालना आप कैसे निकालोगे, बोलो? पी के प्लस लॉग ऑफ हम्म 1/4। पी के मतलब आपका पीएच आ जाएगा 5 प्लस लॉग ऑफ 1/4। तो कितना आ जाएगा ये? मतलब लॉग ये आ जाएगा 2 की पावर -2 ऊपर माइनस जाएगा, लॉग ऑफ 4। कितना आ जाएगा? या 4 की पावर -1 कर दो तो 5 माइनस लॉग 4 कर दो, ठीक है? तो 5 माइनस 2 लॉग 2 कर दो, मतलब 5 माइनस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.3 कर दो, मतलब 4.4 आ जाएगा, ठीक है? यही होगा। अच्छा दी, मान लो मैं दूसरा, मैं मान लो मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, ध्यान समझना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपका CH3COOH ये सब एक्सपेरिमेंटल है, तो मैं बता रहा हूँ क्या है, एक्सपेरिमेंटल, सब रीडिंग लेना पड़ता है। NaOH मैं आपको वैल्यू देता जाता हूँ, आप सॉल्व करते जाना, ठीक है? तो अब मान लो आपने जब 25 ml लिया वॉल्यूम, तो वहां पे जो कंसंट्रेशन मिल रहा है, इसका भी 2.5 मिल रहा है, इसका भी 2.5 मिल रहा है। अब क्या होगा बताओ? बोलो, तो ये तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्ट रिएक्शन। हो जाएगा। तो पीएच क्या आ जाएगा सिंपल, यदि आप देखोगे कंप्लीटली 2.5, ये भी बचेगा 2, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल ही हो जाएगा। तो पीएच इसका भी क्या रहेगा, पीके के बराबर रहेगा। तो पीएच कितना आ जाएगा यहाँ पे, बोलो? यही होगा। अब यदि मान लो मैं यस 40 सर। ml पे दे रहा हूँ तो मैं कंसंट्रेशन, ठीक है, 40 ml पे आते हैं इसके, इसको ले लेते हैं हम 5, इसको ले लेते हैं 4। अब बताओ क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? NaOH। तो ये कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, ये कितना बचेगा, बोलो? 4। 4 बचेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 5 लगा दो, प्लस लॉग 4। बिल्कुल। पीएच इक्वल टू 5 प्लस लॉग 4, यही होगा। 5.6। 5.6, वेरी गुड। 50 ml पे तो क्या मान लें हम, एक्चुअली ये मुझे लग रहा है इसमें मिसिंग है, इसमें एक्टिविटी गिवन नहीं है, ठीक है? तो मैं दे रहा हूँ पूरा आपको। 50 ml यदि हम बात करें तो 50 ml पे क्या होगा, दोनों का मैं 5 ले लेता हूँ। CH3COONH प्लस NaOH, ये क्या बना, CH3COONA प्लस क्या बचा, बोलो? H2। H2। अच्छा अब बताओ ये किसका क्वेश्चन हो जाएगा, 5,5 यदि मिलता है तो बताओ साल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, क्यों? साल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। यस सर। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे, ये भी 5 ही बनेगा अब आपका, बस टोटल वॉल्यूम ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना लोगे, सर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। हाँ तो कितना लोगे कंसंट्रेशन की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी लोगे? आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, या आप मान लो आप किस में ले रहे हो, सिंपल यहाँ पे तो आप फॉर्मूला लगा दो ना, पीएच इक्वल टू क्या करोगे, 1/2 PKW यदि याद हो, प्लस PK प्लस लॉग सी लगा दोगे ना, कर लोगे, यही करोगे ना? एक समझ लो, बस मैं एक सिंपल सा थोड़ा सा मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आपको साल्ट हाइड्रोलिसिस करना है, ये मैंने आपको कुछ करे हैं। एक्सक्यूज अब मी मैं सर। 60, हाँ बोलो? सर जैसे कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो नहीं हो जाएगा रिएक्शन के बाद? क्यों कंसंट्रेशन जीरो क्यों हो जाएगा? तो उसके मोल्स तो सारे कंज्यूम हो गए ना, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ जी सर। तुम ऐसा कह रहे हो?
सर जी मतलब मुझे लग रहा है, क्लियर कर दीजिए। नहीं नहीं, मोल्स यदि तुम बोल रहे मोल्स तो कांस्टेंट हो गया, तो लेकिन कंसंट्रेशन तो कुछ ना कुछ रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना जीरो। आपका यस सर। वॉल्यूम तो इफेक्ट डालेगा ना, वही तो कंप्लीटली हो गया, बन बचेगा यहाँ पे, पर यूनिट वॉल्यूम करोगे ना, यस ये तो सर। बन बचेगी, तो कंप्लीटली कंबाइन हो गया आपका पांच, एक एक आप एक एक ले लो तब भी बात है, एक ही है। ठीक है। तो इन सब से यदि हम देखें, यदि डायरेक्ट वे में हम देखते हैं, तो जो ग्राफ आता है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं एक सिखा रहा था कि आप जब भी लेबोरेटरी में करेंगे ना, तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। ये आप सिंपली यहाँ तो 11th 12th में नहीं करते हैं, आप ये सीखते हैं जब आप करते हैं क्या, एमएससी करेंगे, तब आप वहाँ पे जाके इसको करेंगे। तो ये आपका पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एनएओएच एडिशन। तो ये जो ग्राफ आता है आपका, वो इस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से आता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर इस यहाँ पे log c की वैल्यू कैसे निकलेगी? लॉग सी की वैल्यू आपकी आएगी, आप टोटल यदि मैं बात करूं, तो आपका टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है, बोलो। आपका वॉल्यूम यहाँ पे 50 हो रहा है, बोलो 50 ml, यदि मैं मान लो यहाँ पे मैं वॉल्यूम 50 ml ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब एक बात आना, आपका जब वॉल्यूम 50 ml है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल ये बन, यदि आप करना चाहोगे तो, यदि आप इसको सॉल्व भी करोगे तो क्या करोगे, 50 बाई इसको किस में कन्वर्ट करोगे, बोलो, लीटर में। तो क्या आएगा, लीटर में। 1/20 के समथिंग आ जाएगा। तो आपको कंसंट्रेशन नहीं रखना है, जितना वॉल्यूम आएगा वही उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, समझ लो। क्यों वॉल्यूम क्या करते हो आप, ऐसे ही तो निकालते हो कंसंट्रेशन, कैसे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्यों भाई। यस सर। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जो एसिड बेस हाइड्रेट, यहाँ पे क्या हो रहा था, यदि आपने नोटिस किया हो, तो यहाँ पे पीएच जो आ रहा था, देखो ये आपका पीएच था, ये बीक एसिड का पीएच था स्टार्टिंग में। ये थोड़ा टिपिकल होता है ग्राफ समय, यहाँ पे क्या होता है, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस हो रहा था, यदि आपने देखा होगा, देखो क्या हो रहा था, 4.4 4 to 6 के बीच में, देखो हो गया। फिर आपका यहाँ पे देखो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होने लगा, देखो साल्ट हाइड्रोलिसिस होने लगा, एक क्या इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया ना, क्या आ गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ध्यान समझ ना, वही बीकर हम जब देखो, हमने सिंपल कुछ नहीं किया, पहले स्टार्टिंग में आपका बीक एसिड ही होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर आपका उससे पहले क्या होगा, एसिड बेस होगा, बफर सॉल्यूशन बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, कंप्लीटली एंड पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद बचा क्या था आपका बीकर में, स्ट्रॉन्ग बेस, क्यों भाई, क्या बचा था, स्ट्रॉन्ग बेस। तो याद रखना यहाँ पे यदि मैं बात करूं, ये 6 pH होता समथिंग कुछ 6 से ये होता 12। अब यदि हमें हमें पता करना है कि कब आपका सॉल्ट बनेगा, समझ रहे हो। आपने देखा होगा जब आप लेबोरेटरी में जाते होगे, आपने एसिड बेस टाइट्रेशन किए होंगे, तो वहां पे आपको एक आप यूज करते थे जैसे मिथाइल ऑरेंज या आप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज करते थे। और जैसे आप जब एसिड बेस इंडिकेटर डालते हो, तो आप उसमें कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो, आप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज करते हो, ठीक है। और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर जैसे ही आप डालते हो, तो आपने एक या दो बूंद ड्रॉप की डालते हो, आप देखते हो एक आपको लाइट पिंक कलर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाइट पिंक कलर। तो अब आप देखेंगे, तो उसका क्या मतलब, इंडिकेट कर देगा वो, क्या इंडिकेट कर देगा कि आपका क्या बन चुका है, बोलो, आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो गई। यहाँ पे वहीं पे आप क्या कर देते हो, स्टॉप कर देते हो, रीडिंग ले लेते हो, क्यों भाई। तो याद रखना यहाँ पे जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर आप यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बोलो। तो यहाँ पे शार्प रेंज नजर आती है, तो इतने पीएच पे कभी भी याद रखना, आप जो यूज करेंगे वो आप करेंगे फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, जिसका पीएच होता है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का 8 to 10। कितना होता है पीएच, बोलो, 8 to 10। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे यहाँ पे आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो हाँ। जब इनका कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा 50 ml पे एंड पॉइंट पे, तो वो तो पता सर कैसे पीएच, चलेगा, तो हमें उसके लिए इंडिकेटर तो यूज करना पड़ेगा ना। और सर वहाँ पे पीएच तो फिर 7 से अबव ही रहेगी ना, क्योंकि बेसिक सॉल्ट बन रहा है। फिर वहां तो पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगी,
उधर तो अलग हो गया, लेकिन आपका यहाँ पे तो pH इक्वल टू 7 ही आ जाएगा। बोलो, वहां पे आपकी pH आई 11.9, आप 60 ml डालो, 60 ml डालोगे तो 5, इसको कितना ले रहे हो आपका, एंड 50 ml तक ही ले सकते हो, 5 और 6, तो कितना बचेगा, एक बचेगा उसमें। pH आपकी 10 से ऊपर जाएगी, बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ रहे हो ना? यदि आप यहाँ पे मिक्स करते हो तो क्या बन जाएगा आपका, बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब pH आपका मोर देन हो जाएगा 7, क्योंकि वही बच रहा है ना सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। आपने प्रैक्टिकल नहीं किया ना, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलो हेडिंग डालो सर थोड़ा सा टाइट्रेशन तो किया है। किया, तो ये चीज तुमने की होगी, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर यस लो। सर। सबसे पहले देखो, इन शार्प चेंज लिख लेना कुछ इंडिकेटर, इन शार्प चेंज ऑफ टाइट्रेशन, HPH का मतलब है हमारा फेनोप्थलीन, इज सुटेबल इंडिकेटर। इंडिकेटर। अब आप देखो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली फास्ट चेंज इन pH, ठीक है, ड्यू टू फ्री आयंस अवेलेबल इन वीक एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लें, ये बात समझ में आई। अब देखो ये बात समझ में आ गया। चलिए अभी मैं तीसरी बात पॉइंट कर रहा हूँ, स्लो डाउन हो जाएगा pH। कहाँ पे स्लो डाउन होगा pH बताओ, जब बफर सॉल्यूशन बनेगा, बोलो। और आपने स्लो डाउन द pH इज ड्यू टू बफर फॉर्मेशन। ठीक है। और इसका मैक्सिमम कहां तक pH होगा, pH इक्वल टू जब pK हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, एंड दिस मैक्सिमम एट pH इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, बोलो, pK के बराबर हो जाए। pH इक्वल टू pK मतलब समझ रहे हो, pH कितना हो जाए, बोलो, 5 के बराबर। कितनों के बराबर हो जाए, 5 के बराबर। अब देखो, अब क्या हुआ, फोर्थ, नियरली इक्विवेलेंस पॉइंट pH अगेन increases fastly due to salt formation। After equivalence point, pH changes very slowly due to strong base। मतलब मैं यदि बात करूं यहाँ पे सिंपल, देखो बेस मिक्स करोगे तो pH क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बोलो। इंक्रीज। और आपसे पूछा जाए यदि आप pH मिक्स करोगे, एसिड मिक्स करोगे तो pH इंक्रीज होगा या डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है। और आपसे बोला जाए कि सिंपल, यदि चलो यदि मान लो आपका, मैं बोलूं, चलो एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो आपको इस तरीके से ग्राफ दे दिए जाते हैं, HA और HB। बहुत से लोगों को तो ऊपर से जा रहा हो, किस किस के ऊपर से जा रहा है चैप्टर, क्यों, एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है,
वॉल्यूम ऑफ बेस। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे मैं पूछ लूं क्वेश्चन, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड HA और HB में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? सर HB। क्यों? तो उसकी इनिशियल pH कम है। वेरी गुड। तो K उसका क्या है? हाई है ना? समझ में आया? मतलब pH कम है जी तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वेरी गुड। वैभव बता रहा है, कौन आंसर बता रहे हैं? यस सर, वैभव। हाँ ये, और बाकी के तो सब बिल्कुल वो बने हुए हैं, पता नहीं कहाँ सन्नाटे में। मतलब HB हो जाएगा क्योंकि इसका क्या होगा? K हाई होगा। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं थोड़े से आपको और पॉइंट बताता हूँ। मैंने अभी मोनोबेसिक एसिड लिया था, ठीक है? मतलब यदि मान लो मैंने ये ले लिया, मैं मान लो डाई बेसिक ले लूँ एसिड। क्या ले लूँ? डाई बेसिक। डाई बेसिक में क्या होगा बोलो? 2H प्लस आयन देगा। 2H प्लस मतलब एसिडिटी 2 होती है। बिल्कुल, मतलब आपको यहाँ पे एसिडिक बफर कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। और साल्ट हाइड्रोलिसिस भी कितने बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। आप खुद ही देखोगे, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब अपने को ग्राफ ग्राफ बस सीखना है, क्योंकि ये आपको पूछ लिया जाता है। NaOH ग्राफ खींच रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्या मिलेगा तुम्हें बताओ, जल्दी सोचो, इमेजिन करो। ब्यूरेट में आपका भरा पड़ा है NaOH और उसमें भरा है H2S। बोलो स्टार्टिंग में क्या मिलेगा? H2S। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब यस सर। जैसी आपने, अच्छा एंड पॉइंट कहाँ? यहाँ पे एंड पॉइंट कितने मिलेंगे, 1 या 2? यहाँ पे 2 एंड पॉइंट मिलेंगे यदि मैं बात करूं, क्योंकि डाई बेसिक एसिड है। यदि आप मैं बात करूं एंड पॉइंट 1 पे क्या मिलेगा, तो आप कहोगे H2S मिलेगा, ठीक है? प्लस एक मिलेगा NaHS। क्या मिलेगा? ये 1 मिलेगा। बहुत ध्यान समझना। अब मान लो आपका EP1 हो गया, सॉरी ये तो स्टार्टिंग में EP1, मतलब आप सिंपल ऐसे समझ लो। EP1 मैं बोलूं यहाँ पे, आप इसको बिफोर मानो, बिफोर EP1। अब मैं EP1 पे क्या करूंगा बोलो? 100% हो जाएगा NaHS। बताओ, सब इमेजिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको पता है H2S जो डिसोसिएट होता है वो H प्लस प्लस HS माइनस, पहले तो ये देगा एक, फिर दूसरा कौन देगा? SH माइनस भी क्या करेगा? H प्लस आयन देगा, ये बनेगा। बताओ। तो अब एक बात ध्यान समझना, यहाँ पे एक EP1 हो गया, एक EP ये निकाल दिया। अब EP1 EP2 के बीच के में क्या होगा? NaHS भी मिलेगा, और क्या मिलेगा तुम्हें? Na2S मिलेगा। ये देखो बफर सॉल्यूशन दूसरा मिल गया। EP2 पे क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ Na2S, मतलब साल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया। हमने बोला था 2 बार होगा। अच्छा आफ्टर EP2 क्या मिलेगा तुम्हें? NaOH। क्या मिलेगा? NaOH। क्लियर सर। अब देखो ध्यान समझना, जैसे मान लो आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाओ कैसे? अब बस 2 बार मिल जाएगा आपको, pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। समझन? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। ये ऊपर से जा रहा है, सही सी बताना। हम्म सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बेटा थोड़ा ध्यान समझो। मैं देखो ये मैं इमेजिन यहाँ पे प्रैक्टिकल तो नहीं करा सकता हूँ, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। एक ब्यूरेट लो, मैंने सब चीजें, यदि आप थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट पहले से डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, यदि आप कॉन्सेप्ट याद रखते हो, SH1 हो गया, ये क्या मिलेगा यहाँ पे बोलो? AB2 मिलेगा।
यहाँ पे क्या मिलेगा, SH। अच्छा यदि मान लो आपको ट्राई बेसिक एसिड के लिए बनाना पड़ जाए तब क्या करोगे, यही सर और ऊपर SI चला और जाएगा, माउंटेन आ जाएगा। एक और आ जाए, वहां पे कितने एसिडिक बफर मिलेंगे पूछा जाए, 3 एसिडिक बफर। 3 मिलेंगे और आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कितने मिलेंगे, 3 बारी। 3 मिलेंगे, वेरी गुड, ये बात। चलो तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अच्छा जैसे आपका अब अच्छा ये बात तो समझ, मतलब आपको एसिड बेस टाइट्रेशन कराना होगा तो यहाँ पे जब आपका पीएच कितना 8 to 10 के बीच में आप क्या यूज करते हो, फिनोप्थलीन इंडिकेटर को यूज करते हो, ये बात आपको पता चल गई है ना, बोलो ये यूज कर रहे हो। यस सर। अब मैं बात करूंगा और सिंपल सा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, देखो मैं दोनों केस ले लेता हूँ, केस सेकंड ले लेता हूँ और आज चैप्टर समाप्त कर दूंगा मैं, यदि टाइम मिला, थोड़ा बहुत बचे बचे आधा घंटे का तो नहीं, वैसे समाप्त हो जाएगा क्योंकि सॉल्बिलिटी बस बताने वाला हूँ मैं इसके बाद। सर जी अगर आपकी कोई क्लास ना हो तो एक्सटेंड कर दीजिएगा। मेरी क्लास है, फिर रिवीजन के तौर पे बताओ क्या क्या स्टार्ट करें, तुम लोग बोलोगे नहीं ना, आज मुझे इतना बुरा लग रहा है, तुम लोग लाइव में तो बहुत बोलते हो उधर, कपड़ 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 लगे रहते हो, यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, और हम तुम लोगों से दोस्ती नहीं करेंगे, खत्म तुम लोगों से दोस्ती, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बीकर, इसको बोलते हैं हम सिंपल, ये किस में होगा, ब्यूरेट में होगा, एक बीकर में होगा, एक ब्यूरेट में। अच्छा यदि मान लो मैं NH4Cl वर्सेस सॉरी NH4OH वर्सेस HCl ग्राफ खींच रहा हूँ, या मैं बात करूं तो पीएच डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, बोलो, पीएच डाउनवर्ड डिक्रीज। डिक्रीज करेगा, जो कर्व भी होगा तुम्हारा वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, जो कर्व होगा वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ले लिया, तो ये फॉर्मूले सब वही लगने बफर पर सॉल्यूशन के, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस आप कर्व से देख लो क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, एसिडिक बफर मिल रहा है, बेसिक बफर मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा बफर मिलेगा, एसिडिक। एसिडिक, NH4OH एसिडिक या बेसिक, यहाँ पे क्या, बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4Cl, यही क्या होगा, साल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और यहाँ पे बिफोर इसके क्या होगा बोलो, बिफोर वो मिलेगा तो मैं यहाँ पे NH4OH प्लस NH4Cl बेसिक बफर, और आफ्टर क्या मिलेगा इसके बाद बोलो, HCl मिलेगा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो तो पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl, बीक बेस, ध्यान समझना, इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से कुछ आता है, ठीक है, मतलब ये क्या होता है आपका, बेसिक बफर मिलता है यहाँ पे क्या होता है, साल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, और यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज, क्या यूज करते हैं बोलो, मिथाइल ऑरेंज, और जिसका पीएच होता है पीएच 3 to 5 के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये भी ले लिया, अब केस थर्ड सर लेते एक हैं, ट्राई बेसिक का भी करा दीजिए। ट्राई बेसिक का कर्व, यस सर एक एग्जांपल के साथ। H3PO4 वाला बनाओ, तुम खुद ही बनाओ, ओके सर। तो तुम खुद बनाओ, ट्राई करो, H3PO4 वर्सेस NaOH खींचो ग्राफ, खींचना, नहीं आया तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, खींचना, मैं बता देता हूँ आपको, ग्राफ जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, एक, ये हो गया, एक, दो, यस सर। और एक और जाएगा, तीन, ऐसे जाएगा, है ना, इस तरीके से बचेगा,
ये 3 बफर सॉल्यूशन मिल जाए, 1 2 और एक इस तरीके से, एक ये मिला, ये तो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे 2 और 3, फिर ये मिलेगा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट हाइड्रोलिसिस भी आपका 3 बार हो जाएगा, 1 2 3। अब मान लो मैं टाइट्रेशन करा रहा हूं यहाँ पे, और प्रतीक आया है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन ही होगा, क्यों भाई? यस सर। यस सर। HCl वर्सेस NaOH। है तुम, अब मैं समझ गया, यहाँ भी तुम मिलीमोल निकाल सकते थे, अपन ने मान के करें, यहाँ भी मिलीमोल निकाल सकते थे तुम। कैसे पता है आपको? कितना पॉइंट, ये मोलर, कितना मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ था यहाँ पे? 0.1 मोलर दिया हुआ था। 0.1। आप वॉल्यूम ही तो चेंज कर रहे हो, क्यों भाई? तो M1B1 निकल आते ना मिलीमोल्स, मिलीमोल से सॉल्व हो जाता। मान लो 10 लेते, तो 10 पे क्या करते बोलो? ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। चलिए मैं यहाँ पे उसकी बात छोड़ो। जैसे मान लो मैं एक डायरेक्ट कर रहा हूँ 40 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl ले रहा हूँ, इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर NaOH। सबसे टिपिकल पार्ट होता है ये वाला, आयनिक इक्विलिब्रियम। यही किया है इस बारी प्रैक्टिकल में। हाँ किया होगा ये तो तुमने। और आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH देखो बेटा, टेंशन मत लेना, लेकिन फिर भी आपको, यदि कम लोगों को पहली बार पढ़ रहे हो, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, छूट गया होगा, 12th में आपको प्रॉपरली रिवीजन मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लें। क्योंकि ये चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट क्या होता है, डिफिकल्ट होता ही है। तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए डिफिकल्ट है, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आता है, तो टेंशन मत लेना ये चीज़, ठीक है। 0 ml लेंगे तो हम इसकी pH हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, ठीक है। 10 ml लेते हैं तो 1.22, 20 ml लेते हैं तो 1.48 आती है इसकी pH। 30 ml लेते हैं, आप निकाल भी सकते हो, तो आपका आती है यहाँ भी 1.48 आती है। और सिंपल आप जब 39.9 ml लेते हैं तो आपकी 3.1 आती है। और जैसे ही आप 40 ml लेते हैं तो आपकी pH 7 आ जाती है। क्या आ जाती है? 7। तो यदि मान लो, और यदि आप मान लो, ध्यान समझना, ये हो गया। अब आप एक चीज ध्यान समझना, आप स्ट्रॉन्ग एसिड किस में ले रहे हो, बीकर में, स्ट्रॉन्ग बेस किस में ले रहे हो। अब मान लो आपने 40.1 ml भी ले लिया, क्या ले लिया? 40.1 ml, तो आपकी pH हो जाती 10.1। मतलब देख रहे हो कैसा हो गया सॉल्यूशन? अब तुरंत बेसिक हो गया। अब आप यहाँ पे खींचेंगे ग्राफ तो देखो कैसे होगा, pH सन्नाटे में है सब वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। एक तो तुम्हारे पेपर ने, तुम्हारे आधी आधी जान तो तुम्हारे पेपर ने खा ली, ऐसा है क्या? तो पेपर की किसको पढ़ी है, प्रैक्टिकल के वाइवा के चक्कर में लगे हुए। अच्छा, इतना बाय बाय, इतना खतरनाक कि तुम इतना अभी से डर रहे हो? अरे सब हो जाते हैं देखो, पता, चीजों को आराम से लो, लाइट वे में हो जाएगा। इक्विवेलेंट पॉइंट है यही, मतलब यार मैं बोलूँ न्यूट्रल पॉइंट बोलूँ इसी को। आप यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे बोलो? आप यहाँ पे, अब आप दोनों इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। आप इसके नीचे, इक्विवेलेंट पॉइंट के नीचे जो pH यूज करेंगे, वो आप जो इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं 3 to 5, ऊपर कौन सा यूज करते हैं? 8 to 10 के बीच में इंडिकेटर यूज करता है। pH इक्वल टू 3 to 10 के बीच में, मतलब आप पूरा, यदि मैं बात करूं ऑल ओवर, जो pH है 3 to 10 के बीच में है, ठीक है। तो आप दोनों 3 to 5 के बीच में मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, और आप यदि 8 to 10 के बीच में क्या करेंगे, इंडिकेटर आप यूज करेंगे फिनोप्थिलीन। क्या यूज करेंगे? फिनोप्थिलीन। सुना था ना वो भाई? क्यों भाई?
यस सर। यस सर। चलिए, अच्छा यदि मान लो आपका, मैं बात करूं बीक एसिड और हम ले लें बीक बेस, दोनों का टाइट्रेशन ले लें, चौथा, ध्यान समझना। टाइट्रेशन ऑफ बीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो लिख लेना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको सुटेबल इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती, लिख लेना देयर इज नो स्टिक पोर्शन of titration of weak acid and weak base, hence there is no suitable indicator. COONA वर्सेस HCl, स्टार्टिंग में क्या होगा, बोलो। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया एक, है ना, तो आपको ग्राफ ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ देखना है आपको, ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे खींचोगे, तो बताओ कैसे सर आपने खींचोगे। सॉल्ट वर्सेस एसिड का लिख दिया। मैं तो इसका क्वेश्चन, मैं जनरली क्वेश्चन दे रहा था, चलो छोड़ो, इतना समझ लो, इसका कोई ग्राफ नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर आप सुटेबल यूज नहीं करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए, तो अब हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं। इंडिकेटर पढ़ाऊं क्या, तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता दूं क्या इंडिकेटर का, बोलो, कि रहने दें, ओवर हो गया इतना ही, सर लेवल मत बढ़ाओ, चलो नहीं बढ़ते हैं हम, ठीक है, छोड़ो। मैं अब सॉल्बिलिटी पे आता हूँ, आसान से प्रोडक्ट उस पे आ जाता हूँ, तुम लोगों को वैसे भी बफर अफर सॉल्यूशन सब तौबा तौबा कर रहे हो, लास्ट टॉपिक है, सब भड़बड़ा गए, ये समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, आसान है, उस पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी डाल, अच्छा सॉल्युबिलिटी किसे बोलते हैं बताओ, जल्दी बताओ। आपने सुना होगा सॉल्यूशन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना। यस सर। मैं बात करूं कोई भी सॉल्ट है या कुछ भी है, वो डिजॉल्व हो जाए वाटर में, एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बोले। अब आपको पता हो, आपने सुना होगा सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट की मैं बात करूं, पहला हाईली soluble salt, बोलो। अब मैं बात करूं salts which are completely soluble in water, ठीक है, तो अब बताओ इसकी मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बताओ, हाई होगी, मतलब मैं यदि बात करूं सिंपल जनरल, यदि बात कर दूं ऑल, मैं एक बस लिख रहा हूं, हमेशा सब कुछ सॉल्युबल हो ऐसा कुछ नहीं है, हमने पहले ही बताया था, याद हो आपको, सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए आप सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं, कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये हमें देख के पता नहीं लग सकता। तो यहाँ पे समझो ऑल नाइट्रेट आर वाटर सॉल्युबल,
सर NO3 2 माइनस नहीं होता? अब अबे NO3 नाइट्रेट 2 माइनस नहीं होता। तुम लोग ना सांस वांस ले लो एक आध, समझे? टेंशन कम हो जाएगी। रुबीडियम प्लस, सीजियम प्लस, अमोनियम प्लस। अच्छा एक होता है, आपने सुना होगा स्पेरिंगली शब्द, सुना है? क्यों भाई? यस सर। यस सर। स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है बच्चा? बहुत मुश्किल से। मुश्किल से। सॉल्युबल सॉल्ट। salts which are insoluble in water। तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं AgCl, AgBr, AgI। अच्छा पता है AgCl कैसा प्रेसिपिटेट देता है? पता है? वाइट। ये कैसा देता है? येलो। याद रख लेना इसको, येलो डार्क। AgBr का पेल येलो होता है। आओ लो, गुस्सा ना करो, पेल येलो करता है। लो बस, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। येलो डार्क। अब देखो, ऑल फॉस्फेट सल्फाइड लेस सॉल्युबल होता है। अच्छा, यदि मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ सॉल्ट की, तो कंसंट्रेशन की जो बात करें सॉल्युबिलिटी में, आप जब आप सॉल्ट को आप सॉल्युबल करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको? आयंस ही मिलेंगे। क्यों भाई? यस सर। और मैं बता दूं यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सॉल्युबिलिटी में। क्या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सॉल्युबिलिटी में? अच्छा इसका आई है, इसका आई है? नहीं आई। यदि इसका इस वीडियो लेक्चर में देखेगी तो उसने एक क्वेश्चन पूछा था IF5 वाला, तो मैं बता दे रहा हूँ क्यों नहीं आया था वहां पे, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करते सॉलिड वाले। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं, जैसे AB है, पहले AB को सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्वस में। क्यों भाई? गुस्सा तो नहीं करोगे ना? पिन्नू मुन्नू बताओ। अभी A+B- एक्वस बनेगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, सॉरी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो देखो, जैसे मान लो तो आपका AB एक्वस है या AB सॉलिड है, एक्वस में कन्वर्ट हुआ, तो क्या मिला? A+ एक्वस प्लस B- एक्वस, यही मिलेंगे आयंस। तो K क्या लिखोगे? अब बोलो, KSP क्या लिखोगे? A+B- का आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई AB का कंसंट्रेशन, लेकिन अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा? KSP। क्योंकि आप सॉलिड को नहीं लेते, काउंट ही नहीं करते। A+ का कंसंट्रेशन और B- आयन का कंसंट्रेशन, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो यहां पे लिख लेना वेयर KSP क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। लिखो इसको, जल्दी लिखो। ये हाईली सॉल्युबल के लिए नहीं होता है, ये किसके लिए होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल के लिए। किसके लिए होता है बोलो, जल्दी बोलो। स्पेरिंगली हाईली सॉल्युबल। हाँ, सॉल्युबल। देखो इट इज डिफाइंड बाय स्पेरिंगली soluble
salts, its value will be given in the प्रॉब्लम। किसमें दी जाएगी ये? प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू दी जाएगी। विच चेंजेस ओनली ऑन, कौन किस पे चेंज होगा बताओ? तो पता एक ही चीज है जिसपे दुनिया लुट जाती है, बर्बाद हो जाती है, पूरी केमिस्ट्री बर्बाद हो जाती है। किस पे बोलो? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर। हाँ, विच चेंजेस ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, तुम लोग भी बाबड़ाने लगते हो, जज्बात सब कुछ बदल जाते हैं तुम लोगों के। चलिए अब हेडिंग डालो सॉल्युबिलिटी, थोड़ी हम बातें समझेंगे और बातें। ये बहुत आसान है इसका क्वेश्चन। इट इज डिफाइंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसके लिए होता है ये? अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं और सुपर सैचुरेटेड किसे बोलते हैं? कभी घर में मान लो, चलो दो बच्चों को उठा लेते हैं यहाँ पे, किसको उठाएं बताओ? हैं? रीशा लवेश। हैं, उद्देश्य भाग गए, इतने कम बच्चे, ये कहाँ भाग गए सब? ये मुझे बिना बताए भाग गए। मैं इन सबको कॉल करूँ जो भागे हैं, जितने भी भागे हैं सबको कॉल करो, क्यों भागे? चलिए, और इनके पेरेंट्स से बात करना। पढ़ना लिखना ही नहीं है। मोहित शर्मा भी भाग गए। उद्देश्य नहीं, आप और बाकी बच्चों को कॉल करो जितने गए हैं अभी और जो नहीं आए। मुझे पूरी रिपोर्ट देना आज शाम को आप। चलिए, मान लो रिया के घर पे मेहमान आ गए, ठीक है? रिया के घर पे जब मेहमान आए तो रिया ने क्या बनाया? तो गर्मी के दिन चल रहे थे, शरबत बनाया। तो रिया ने पानी में क्या घोला? मस्त शक्कर मिलाई, मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए। अच्छा, जब तक शक्कर मिक्स हो रही थी, जो शुगर थी वो मिक्स हो रही थी, उसे क्या बोल रहे थे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल रहे थे? बोलो, अनसैचुरेटेड। Unsaturated. अब वो मिक्स करती गई मिक्स करती गई मिक्स करती गई। अब एक टाइम ऐसा आया कि वो शुगर मिक्स नहीं हुई, तो रिया परेशान, बोलती इससे तो मुझे मीठा बनाना है और ज्यादा मीठा बनाना है। इस रिश्ते, इस अंकित सर हम ही गए थे, हम एक्चुअल में हम ही गए थे खुद, तो अब इसको मुझसे बदला लेना था। तो अंकित सर ने बहुत परेशान किया है, बहुत मीठा बोलते हैं ना, आज हमें इनको मीठा ही मीठा खिलाएंगे। इसने तुरंत गैस ऑन की, गैस पे इसने रखा उस पानी को, समझे, शुगर वाले पानी को, और फिर उसने शक्कर मिलाना स्टार्ट किया और उसकी क्या बना दी उसने? चाशनी। चाशनी जानते हो? इमरती खाए हो? इमरती, क्यों? जलेबी खाए हो? जलेबी नहीं खाए हो? खाए हैं सर। खाए हो? तो ये सब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही तो है। जो चाशनी है, जो इसका रसगुल्ले की चाशनी खाई होगी, है ना, छेना वाले सफेद वाले रसगुल्ले भी खाए होंगे, काले वाले रसगुल्ले भी खाए होंगे, हैं? खाए हो नहीं खाए हो? यस सर। हाँ, तो वो सब आप किस में डिजोल्व? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। क्यों समयन? समयन, समयन यस भी सर। चलिए। हाँ, समझ में आया सुपर सैचुरेटेड मतलब? यस सर। अनसैचुरेटेड मतलब समझ में आएगा और सैचुरेटेड मत समझ में आ गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए होता है एंड डिफाइंड एज मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म, क्या बनाएगा वो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, आपको पता है जो केएसपी निकालते हैं हम, सर वो हम वाटर ही होना चाहिए, कोई और सॉल्वेंट नहीं हो सकता?
बेटा हो सकता है ना, हमने क्या बोला, चेंज करते जाओ, जाओ करो चेंज। एक्चुअली वाटर में मैक्सिमम कंपाउंड डिजोल्व हो जाता है, ऐसा नहीं कि वाटर में हर कंपाउंड एजीएफ डिजोल्व नहीं होता है वाटर में। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, पी ब्लॉक जब आप सॉल्व कर रहे होगे वहां पे आपको एजीएफ वाला एक क्वेश्चन देखा होगा, नहीं होता डिजोल्व। लेकिन हम वो इसलिए मान लें यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब यूनिवर्सल बोले तो हर जगह मिल जाता है ना, अड़ोस पड़ोस में, है ना, ऊपर वाले के पास भी मिल जाता है, फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में भी मिल जाता है, पानी हर जगह उपलब्ध है। तो केएसपी जो होता है वो मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट होती है। चलो अब मैं आपको, जो आज मैं एक फंडा सिखा रहा हूँ, हाँ बोलो बेटा। सर मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट तो सुपर सॉल्यूशन में होगा ना, मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। मैक्सिमम बेटा, मैं मतलब मैक्सिमम की बोल रहा हूँ कि कब तक वो आपका सॉल्यूट मिक्स हो रहा है वाटर में। ओके एक सर। टाइम आएगा ना कि भाई वाटर में मिक्स ही नहीं होगा। जैसे मान लो हमने, मान लो अभी मैं अब देखो तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। अब मैं बात करूँ रिलेशन बिटवीन के एस पी एंड एस फॉर, देखो एसिड वेट टाइट्रेशन का ज्यादा किसी को दिमाग नहीं लगाना है, पॉलीप्रोटिक और नीट वालों को, ठीक है, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस थोड़ा सा बस एसिड बेस इंडिकेटर का याद रखो, मोनो बेसिक, वीक एसिड वीक बेस बहुत है ना। सॉल्ट जैसे मान लो मैं पहला ले रहा हूँ 1:1 टाइप सॉल्ट, मतलब ए बी टाइप, मतलब मैं सिंपल बोलूँ ए बी टाइप में, जैसे मान लो ए बी सॉलिड है, किस में डिसोसिएट होगा बोलो, ए प्लस बी माइनस, तो के एस पी क्या आएगा बोलो, ए प्लस बी माइनस। अच्छा यदि मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, इसकी सॉल्युबिलिटी एस आई, ठीक है, तो के एस पी क्या हो जाएगा, एस इंटू एस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस स्क्वायर इक्वल टू कौन है मैम, कौन, किससे बात कर रहे हो, मेरी बात कराना, के एस पी। अच्छा आप एक और निकालो 1:, जैसे एक मिनट रुकना। हेलो हाँ नमस्ते, क्लास में क्यों नहीं आया बेटा? बेटा तुम्हारी ये हमें टेस्ट ना, तुम्हारी आधी जान तुम्हारी लेंगे और आधी जान हमारी लेंगे, ठीक है। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। चल रिकॉर्डिंग आज की तुम्हें समझ थोड़ी ना आनी, बस सॉल्विलिटी समझ आएगी। चलो देख लेना, देखो कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। बोलो अब देखो केएसपी बन गया। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए बोलूं आपको, बहुत सारे एग्जांपल में वही एग्जांपल है जो किताबों में मिलने वाले हैं आपको, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, BaSO4 मतलब, ठीक है चलो BaSO4 हो, ए पर रेशियो बनी है, ALN। अच्छा यदि मान लो आप 1:2 और 2:1 टाइप ऑफ सॉलिड ले, तो जैसे मान लो AB2, अब दो टाइप से होंगे, AB2 भी हो सकता है और A2B भी हो सकता है। तो AB2 की मैं बात करूं, सॉलिड है तो A+2 एक्वस प्लस 2B माइनस में ब्रेक होगा, क्यों भाई, ये S है ये 2S है, तो KSP क्या हो जाएगा बोलो, A 2s और स्क्वायर। B का, बहुत आसान होता है, ध्यान समझो ये चीज याद रख लोगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। KSP क्या आ जाएगा आपका बोलो, S
और 2s का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ गया के एस पी, मतलब ये आ गया 4s क्यूब, मतलब s कितना आ गया, क्यूब रूट ऑफ के एस पी बाई 4, यही आ गया। क्यों भाई? एग्जाम्पल, Ag2CrO4, MgCl2, ZnOH का होल ट्वाइस, दोनों के लिए सेम ही आएगा। चलिए 1:3 टाइप और 3:1 टाइप सॉल्ट। AB3 और A3B। चलो बनाओ, आप एक खुद बार करो, लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। इसको खुद करो आप, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, इसको खुद करो, हो गया सर। इसको खुद करो, जल्दी करो, हरी अप। डन सर। वेरी गुड। जितनी जल्दी ये खत्म हो जाएगा उतने पे हम खत्म कर देंगे लेक्चर को, खत्म, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म। क्या मैम? चलो करो इसको, क्या किया इसमें, A3B था, 3A प्लस प्लस B-3 एक्वस एक्वस, ये 3S है, ये भी S है, तो KSP क्या हो जाएगा, A+3 क्या हो जाएगा, 3S का होल क्यूब इंटू S, कितना हो जाएगा, 27S की पावर 4। तो क्या हो जाएगा यहां से, KSP बाई 27, यही आ गया, ठीक है। था 2:3 और 3:2 टाइप ऑफ सॉल्ट। A2B3 और A3B2, खुद से बनाओ क्या बनेगा। बहुत बड़ा चैप्टर था ये, नहीं क्यों, आने यस के सर। लिए बता, इतना ही बड़ा आपको केमिकल बॉन्डिंग, अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाऊंगा ना, तो वो अच्छे से मतलब डिटेल में, तो टाइम लगेगा, उसके भी 4-5 लेक्चर लग जाए, इसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, रिवीजन में। आज लेकिन ऑफिशियली तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। और अब मैं जो लूंगा आपका, देखो यदि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 12th में पढ़ा दूंगा या अभी पढ़ा दूंगा, तुम लोग जब कहोगे तब पढ़ा देंगे, मतलब छोटा सा 1 घंटे का चैप्टर है, आप खुद से भी पढ़ोगे तब भी समझ आ जाएगा, मैं फिर भी बता दूंगा, ठीक है। पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा रिवीजन में सबसे पहले, ठीक है, ओके। यस सर। तो हम हफ्ते में तुम्हारी 1 क्लास करवा देते हैं, मतलब 2 क्लास, क्या मतलब 1 दिन में 1 क्लास करवा देते हैं, तुम लोगों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, रिलैक्स हो जाओगे। क्यों भाई? सर 12th में कैसे होगा? 12th में कैसे होगा क्या? सर मतलब एक क्लास होगी या फिर 2? तुम बताओ कितनी रखवा दें, तुम बताओ, बोलो। सर कितनी भी रखवा दो, बस स्टार्टिंग से फिर वही फॉलो, नहीं तो एकदम से क्लासेस बढ़ जाती है तो फिर ज्यादा मुश्किल होता है। नहीं नहीं नहीं, 12th में नहीं होगा, बिल्कुल भी वो नहीं होगा, ठीक है। और 12th का सिलेबस भी तुम्हारा कुछ ही नहीं है, छोटा सा है, तुम्हारे तो शुरू के सर एक तीन ही चार क्लास चैप्टर। रहेगी रेगुलरली? क्या? एक ही क्लास रहेगी 12th में भी? देखो क्या रखते हैं, 1 क्लास रखते हैं, मैं आज बात करूंगा मैनेजमेंट से, ठीक है, जो भी होगा हम आपको बता देंगे,
एक ही रहेगी, 1 या 2 क्लास रहेंगी, ज़्यादा नहीं रहेंगी, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है नहीं ना, और तुम्हें बर्डन भी ना पड़े, 12th भी ना बिगड़े, रिवीजन भी होता रहे, सब कुछ हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें बेसिकली बताता हूँ, जो मेरा इस साल का जो 12th में रहा है, पूरे साल क्लास मैं बता देता हूँ। एक क्लास रहती थी, समझ रहे हो, मतलब हफ्ते में 2 दिन क्लास होती थी मेरी। और सिलेबस कब खत्म हो गया था आपका? दिवाली के टाइम पे खत्म हो गया था सिलेबस। अभी रिवीजन ही चल रहा उन लोगों का। सर ऑफलाइन होगी ऑनलाइन? तुम वैसे भी तो जी नहीं पा रहे हो अभी, है ना, तुम्हारे वैसे भी जीने के लाले हैं। ऑफलाइन तो सुन के, है ना, ऑफलाइन होगा ना, तुम जो तुम्हारा अभी पढ़ाई हो पा रही ना, ये भी सब चौपट हो जाएगी। पता है सिलेक्शन कब होता है? तुम क्या सोचते हो सिलेक्शन कैसे होता है? टीचर ने तो पढ़ा दिया। मैं एक बात बता दूं, आप यदि सेल्फ स्टडी, कोई बच्चे 4 घंटे में भी पूरा कर ले, तो कोई बच्चे 3 घंटे में भी कर लेते हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी 6 आवर्स की नहीं रखते हो मिनिमम, तो बहुत कम है, मतलब इतनी तो आपको रखनी है। यदि आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आप जल्दी समझते हो, 4 घंटे की भी बहुत है। लेकिन सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट, मस्ट भी। आपका सिलेक्शन ही सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है। जितना सेल्फ स्टडी करोगे खुद से, तुम रिवीजन करते हो ना, कभी तुमने चैप्टर उठाया है, चैप्टर आपने एनसीईआरटी का चैप्टर खोला हो, जैसे मान लो आपने मूल कॉन्सेप्ट खोला, आपने कभी इमेजिन किया सोच कि हमने क्या क्या मुझे याद है हर एक फॉर्मूला, ऐसे कभी इमेजिन करते हो? बोलो, करते हो? चलो अभी अपन लास्ट में बात करेंगे इन सब पे, ठीक है, लास्ट में बात करेंगे, जल्दी से पहले खत्म करते हैं सिलेबस, नहीं तो फिर ये रह जाएगा और बातें होती रहेंगी। तो क्या बनेगा जल्दी? तो उसका क्या आया? 3s 2s, बताओ KSP क्या आएगा? थ्री एस का होल क्यूब, 2s का स्क्वायर। सर अंडर रूट 5 KSP डिवाइडेड बाय 108। और जो लोग डर जाते हैं ना, मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं वो सब, भाई उनके लिए बहुत विडम्बना आने वाली है, मैं बता रहा हूँ। पता 12th के साथ जो सिलेक्शन लेते हैं ना, उनकी ज्यादा वैल्यू होती है, ना कि ड्रॉप लेके जो सिलेक्शन लेते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि अरे हम ड्रॉप ले लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं एक तुम्हें बात बता रहा हूँ, आपको जॉब लेने में भी ना प्रॉब्लम नहीं होगी। जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं ना, उनको जॉब लेने में कभी प्रॉब्लम, आप कभी भी पता कर लेना, जो टॉप रैंकर होता है, रैंक वन लाने वाला होता है, वो रेगुलर स्टूडेंट होता है। कौन सा होता है? रेगुलर स्टूडेंट। चलो निकालो। इसलिए मैं बोलता हूँ सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, और तुम लोग ना सेल्फ स्टडी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। कुछ बच्चे करते हैं बस, बाकी के तो बस ये कुछ। स्टार्टिंग वाला AS है या AG है? AS2 है, आर्सेनिक है। ओके सर, आर्सेनिक। अभी मैं थोड़े दिन की छुट्टी पे रहूँगा, शायद 4-5 दिन की। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग कवर यंग के सर कहाँ चले गए, ठीक है, तो 4-5 दिन की छुट्टी पे रहूँगा। तुम्हारा चले, अब मैं अब रिलैक्स मैं भी तो कर लूँ। तुम लोग बस पढ़ा के समझे। इसमें सॉल्युबिलिटी जनरल ऐसे ही ले लेना। तो अब हम सोच रहे चले जाएं, थोड़ा घूम आए कहीं। गुस्सा तो नहीं करोगे ना? बोलो। आसान है, इनमें कुछ है ही नहीं। अब तो तुम्हें सारे रिलेशन पता चल गए। जब रिश्तेदारी पता चल गई है, तो बच्चों के नाम तो पता कर ही लोगे। कर लो। तो फर्स्ट वाले का तो लास्ट वाले की तरह सेम आ रहा है। ये मारा है, बिल्कुल वही आएगा। 108 बोलो। सर KSP बाय 108 अंडर रूट ऑफ 5। अबे
तो हमें निकालना क्या है, इन टर्म्स ऑफ केएसपी निकालना है, इन टर्म्स ऑफ एस। तो मैं कुछ भी नहीं करना यार, ऐसे ही छोड़ दो ना। ये होगा, ये चलो एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जिंदगी के, जल्दी सॉल्व करना, फिर मैं आयनिक प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, खत्म, ठीक है। बस बहुत हो गया, जल्दी से दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, और उसको के एस पी ऑफ एफ ई ओ एच का होल ट्वाइस इज 4 into 10⁻⁻12। कैलकुलेट pH of the saturated solution of FeOH का होल ट्वाइस। एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ, एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ जल्दी से, 1 मिनट में मैं आया। एक बता दूं, केमिकल बॉन्डिंग में जो लोग नहीं आएगा और फिर उसने मुझसे बोला सर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाओ अच्छे से, उसको मैं पटक दूंगा वहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे जो आएगा। और अब मैंने किसी के पेपर हुए तो क्या पेपर किसके हुए पेपर? तो कोई बात नहीं, जेन्युइन रीजन है तो फिर कोई बात नहीं। और अभी तुम्हारा वैसे भी मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ, अब तो एक क्लास होगी शायद हफ्ते में तुम्हारी, समझे। मतलब हमारी केमिस्ट्री फिजिक्स की एक होगी, और बायोलॉजी का देखते हैं। चलो करो, चलो करो, 1 मिनट में आया।
हाँ जी, हो गया, बोलो। सर फर्स्ट हुआ है। क्या हुआ पहले का? सर 4 है क्या? है 4। पीएच 4 कैसे हो जाएगा? पीएच तो 11.3 आ रहा है, पीओएच आ रहा है 3.7। हाँ यस तो सर। वैसे मैंने पीओएच कैलकुलेट करके पीएच बता दिया। अच्छा, केएसपी क्या होगा? देखो, अब तो तुम्हें कुछ करना है, यदि तुमने वो चीजें सीख ली ना, 4SQ हो गया, तो आपका केएसपी क्या हो जाएगा? देखो, जो सॉल्बिलिटी होगी वही तो होगा कंसंट्रेशन। बताओ। तो बस यस 4 सर। इंटू कितना आ रहा है यहाँ पे, 10⁻⁻12 इक्वल टू 4SQ। ये 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो एस कितना आ गया, 10⁻−3, सॉरी, सर 4 नाइन आएगा। -4 आएगा। अब एक बात आना, ये सॉल्बिलिटी आ गई। अब ये कितना है बोलो? एफ ही है ना, यदि आपने नोटिस करोगे तो ये किस में जाएगा, एफ ई प्लस प्लस 2H माइनस में जाएगा ना, 2 है ना, तो 2S करोगे तो 2 × 10⁻⁻4, तो पीओएच कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है? 3.7। पीएच 11.3। लास्ट वाला हो गया। सॉल्युबिलिटी क्या होगा? √ऑफ, क्योंकि 1:1 सॉलिड है ना, तो यस सर। 2 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब क्या किया तुमने? 4.66 है ना, ग्राम ऑफ BaSO4। और अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। हो गया सॉल्व, कुछ नहीं इसमें, आप पहले ये काम करो। इतना हो गया। ये तो यस सर। नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालना है, ये था ना, बेरियम सल्फेट का कितना आ रहा है मोलर मास? सर 127। आ 137 तो बेरियम का ही होता है, क्या कर रहे हो? 137 प्लस 32 प्लस 48, 8 2 10 7। 234 ले लो। क्यों 234 ले लो? 8 2 10, 7 17, नहीं 64 होगा ना। 4 2 6 4, 4 2 6 7 6 13, 3 3 6 और एक तो 6 13, 233 लेंगे ना, तो बस हो गया ना। तो ये मोल्स आ जाएंगे, ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। क्यों भाई, मल्टीप्लाई कर दें तो इसके मोलर मास से, बोलो, आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है ये? 4.66 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। अब मुझे एक बात बताना, 1 लीटर में कितने मोल मिल रहे हैं, कितने ग्राम पर लीटर, कितने ग्राम मिल रहे हैं? 4.66 ग्राम मिल रहे हैं इंटू 10⁻⁻2। क्यों भाई, यूनिटरी मेथड लगाओ, तो एक में कितना मिलेगा? बोलो। 1 लीटर में आपको इतने मिल रहे हैं, तो 4.66 में कितने मिलेंगे? मल्टीप्लाई कर दो। 4.66 इंटू डिवाइड बाई 4.66 इंटू 10⁻⁻2, मतलब कितना आ रहा है? 100 लीटर आ रहा है। क्यों भाई, बोलो हाँ या ना। यस सर सर। हमने 4.66 क्यों करा? बेटा दिया हुआ है ना, देखो ये अलग दिया हुआ है। हमने इतने निकाल लिए ना ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में इतने मिल रहे हैं, तो आपको हमने यूनिट लगा दी, तो 1 ग्राम में कितने मिलेंगे, तो 4.66 में कितने मिलेंगे, उतने ही लीटर लग जाएगा। ठीक है, ओए होए, चलिए लास्ट टॉपिक और पढ़ते हैं, आयनिक प्रोडक्ट खत्म करते हैं।
अब देखो सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, मतलब यहां भी कॉमन आयन लगता है, समझ रहे हो। जैसे मान लो आपने ए बी सॉल्यूशन लिया, ए प्लस प्लस बी माइनस, और ए सी ले लिया जो कि आपका हाईली सॉल्युबल है, इसका के एस पी दिया हुआ है, ये हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस सी में एक्वस में ही मिलेंगे ये सब। तो कॉमन आयन क्या हो गया, ए प्लस। अच्छा एक बात आना, यदि मैं कंसंट्रेशन ए बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बोलो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। और आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगी तो एक बात आना, जो बी माइनस आयन की सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब अब आप देखेंगे तो के एस पी, यदि मान लो इसका कंसंट्रेशन सी दिया हुआ है, तो अब आपको के एस पी जो निकालना होगा वो कैसे निकालेंगे। मान लो किसी भी ए प्लस बी माइनस, इसकी इसका क्या दिया हुआ, सी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसका निकाल लो बी माइनस आयन का, क्योंकि यहाँ पे मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ एस को, है ना, निग्लिजिबल सॉल्युबल है, उसके कंपेरिजन में ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट ही हो जाएगा ना, सी वाले का जो है सिंपल निगलेक्ट ही हो जाएगा। तो कर लोगे, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन होमवर्क लिख लेना, कर लेना, ठीक है। KSP of AgCl is 10 to the power minus 10, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन लिखो, ये पूरा पूरा लिखो। जैसे मान लो आपको दे दिया पहला, प्योर वाटर में क्या हुई इसकी सॉल्युबिलिटी, और फिर दे दिया मैंने आपको सिंपल 0.2 मोलर में NaCl में, तो आपको Cl क्या मिलेगा, कॉमन आयन मिलेगा, ठीक है। फिर आप ले लेना 0.5 मोलर AgNO3, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा कॉमन आयन का, उतनी ही कम क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, स्मॉलर विल बी द सॉल्युबिलिटी। अब मैं लास्ट चीज चल रहा हूं आयनिक प्रोडक्ट पे, लास्ट टॉपिक है ये। मतलब क्या है आयनिक प्रोडक्ट, बोलो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेट। जैसे मान लो आपने NaCl लिया, इसकी रिएक्शन AgNO3 से करा दी, तो AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा प्लस NaNO3 मिलेगा। तो यहाँ पे जो आयनिक प्रोडक्ट यदि मैं बात करूं, वो किसके लिए रखोगे तुम, AgCl के लिए, Ag प्लस Cl माइनस। अब देखो, जैसे मान लो, लिख लो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिख लेना AgCl, तो Ag प्लस
तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट। अब कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेट समझ लेना। नंबर 1, के आई पी इज लेस देन के एस पी, तो आप कहोगे यहाँ पे नो पीपीटी। और जब आपका के आई पी, आप क्वेश्चन पूछ सकता है कब प्रेसिपिटेट बनेगा, कब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। के एस पी इज इक्वल टू के आई पी, तो आप बोलोगे जस्ट प्रेसिपिटेट होगा। और तीसरा है के एस पी इज सॉरी के आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी, तब आपका हो जाएगा पीपीटी बिल फॉर्म। ठीक है, तो इस पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलते हैं और चीजें आती हैं। और इसी के साथ ये आपका सिलेबस होता है यहीं पे कंप्लीट। 11th क्लास का ऑफिशियली खत्म करते हैं सिलेबस को। अब रिवीजन में हम सबसे पहले उठाएंगे केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपका बोर्ड लेवल पे हुआ है, मैं उसको नीट लेवल पे करा दूंगा रिवीजन में। ठीक है, अब बताओ तुम लोग क्या दुख दर्द है, अब तुम लोगों के दुख दर्द सुनना थोड़े से। ठीक है, कैमरा वैमरा ऑन कर लो, तुम लोगों से अब हम प्रॉपरली बात करेंगे। बताओ क्या दुख दर्द है, बोलो। अब जिसके जो क्वेश्चंस हो पूछ सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब बता देंगे। तो मुझे एक हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन है। सर एक रिएक्शन बहुत कॉमन है, जैसा मैंने चैप्टर में पढ़ा वहाँ पे दिया हुआ नहीं था और क्वेश्चंस आते हैं अमोनिएटेड क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन। हाँ, एक्चुअली वो क्या होता है बेटा, अमोनिएटेड क्यूप्रस क्लोराइड है ना, जो आपने टर्मिनल एल्काइन होती है, कौन सी होती है टर्मिनल। यस सर। वो क्या देते हैं, वो आपका अमोनिकल में देते हैं व्हाइट कलर का येलो, और क्यूप्रस में रेडिश ब्राउन दे रहा होगा कलर। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर देता है। ये क्या होता है, आपका एल्कीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, टर्मिनल एल्कीन और इंटरनल एल्कीन को। एल्काइन में एल्काइन सॉरी एल्काइन, यदि ब्यूट 2 आयन दे दिया जाए और ब्यूट 2 आयन दे दिया जाए और ब्यूट 1 आयन दे दिया जाए, तो आप अमोनिकल वाला एक लगाते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड वाला, एक और लगाते हैं टेस्ट सिल्वर वाला, यदि याद हो। यस सर। ठीक है, बस 2 ही टेस्ट होते हैं। और बताओ। तो सर इसको जैसे Br2CCl4 वाला होता है वैसे ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हो सकता है? ब्रोमीन वाटर होता है बेटा, Br2H2 तो टेस्ट सर फॉर ऐसे ये एल्काइन के लिए हो सकता है अमोनिएटेड वाला? ये एल्काइन के लिए तो होता है डिस्टिंग्विश करने लिए, ले पूरे उसके लिए नहीं होता है। तो सर ब्रोमीन मतलब ये एल्काइन का टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इसका होता है वो कि आपकी इंटरनल एल्काइन है या टर्मिनल एल्काइन है। यस सर। बताओ समियन, अब बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन है, पूछो। देखो सर मैंने, तो हाँ बोलो। कोई रिएक्शन है एसिड और बेस की कोई भी, जैसे बफर बेटा आवाज या साफ नहीं आ रही, बोलो बोलो। सर, तो इसमें कैसे पता चलेगा किसी भी रिएक्शन में कि बफर सॉल्यूशन यूज होगा बेटा या ये फिर आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखो मैंने एक बफर सॉल्यूशन का एक सिंपल सा तरीका बताया था। आप जो एसिड ले रहे हो उसी का कॉन्जुगेट बेस है, उससे सॉल्ट बनाओ, तो आप समझ जाना बफर सॉल्यूशन है। चाहे वो बेसिक बफर हो या एसिडिक हो, आपका जो आप एसिड या बेस ले रहे हो उसी का कॉन्जुगेट बनाओ, उसी का कॉन्जुगेट बेस ले लो, उसी से सॉल्ट बनाओ, तो बफर सॉल्यूशन का कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यदि याद हो आपको CH3COOH और CH3COONA, ये आपस में क्या बनाते हैं, बफर बनाते हैं। और याद रखना यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट और गलती करता है बच्चा, याद है, एनायन का वो नहीं लेता है, पता है, हो स्टोइकोमेट्रिक ट्वाइस, कोएफिशिएंट। हाँ ट्वाइस, ये सब नहीं लेता है बच्चा, भूल जाता है। वो सिंपल सॉल्व कर देता है, वो आंसर लगा होता है वो सॉल्व कर देता है।
और बताओ और सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब यूज होगा? बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तब यूज होगा, जैसे मान लो आपने बीक एसिड बीक बेस ले लिया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया सिंपल, ओके और सर। ना उसने बोल दिया कि भाई न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, या मान लो उसने बोला एसिड बच रहा है, तो आपका वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये चीज यही कॉम्प्लिकेशन है बच्चों को, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन को समझने में, ये मिक्सअप हो जाता है बच्चों के। अब ये कब आपको पूरा होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। आप इनके क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको क्वेश्चंस फंसेंगे, आप डाउट पूछेंगे तो वो हो जाएंगे सॉर्ट आउट। और बताओ, अब देखो रिवीजन पे फोकस कर लो, ये यदि 1 महीना तुम्हें मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता इस पे टाइम वेस्ट करना चाहिए आपको। आपको रिवीजन कर लेना चाहिए जितना 11th का है, और जो 12th में मैं तो हमारी पेपर ही बहुत लेट रख दिए। हाँ, और जो हमारी 12th में स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ाने की, पहले ध्यान समझ लेना, वो स्ट्रेटजी रहेगी कि 11th का केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर 11th का होगा, एक चैप्टर 12th का होगा। जैसे मान लो मैंने पहला चैप्टर आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया, तो उसमें एक चैप्टर 11th का होगा, 2 चैप्टर भी 11th के हो सकते हैं। और अभी मैं कुछ दिनों में तुम्हारा एक टेस्ट सीरीज भी चलाने वाला हूँ, ठीक है, कुछ मैं करने वाला हूँ, तो तुम्हारे भी एग्जाम भी होने वाले हैं शायद, आई थिंक नेक्स्ट संडे से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट भी हो जाएंगे। और देखो कुछ करते हैं इंतजाम जल्दी, अब तुम्हारे फेस टेस्ट वगैरह 4 4 चैप्टर कुछ ऐसा, कुछ 1 महीने में टेस्ट ही लगा देते हैं कुछ। ओके। सर हाँ सर जो हमारे टेस्ट होते हैं फोर्टनाइटली, वो आप जैसे 720 मार्क्स के ही रख दिया करो, उससे पता चल जाएगा मार्क्स के और नहीं नहीं, टाइमिंग वही के। वही, हाँ वही करने वाले हैं वो एक्चुअली, वही सब करने वाले हैं। 720 के ही अब होंगे तुम्हारे सारे, वही रख देता है। और बताओ, एक मीटिंग और कर लेंगे तुम लोगों से एक आध दिन में, प्रॉपरली गूगल मीट पे सभी को बुला लेंगे दिन में। किस दिन छुट्टी है तुम्हारी? कोई छुट्टी है अभी, या होली वाले दिन रख लेंगे? ठीक है, होली वाले दिन तो सब लोग होली खेल रहे होंगे, तो हम भी होली खेल रहे होंगे, ऑनलाइन होली खेलेंगे अपन सब लोग, उसी दिन बात करेंगे तुमसे, जिस दिन सब लोग फ्री रहें, बात हो जाए सबसे। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करो, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सबसे ज़्यादा जो फोकस करें वो आप फिजिक्स पे फोकस करें, सेकंड आप फोकस करें केमिस्ट्री पे, थर्ड फोकस करें बायोलॉजी पे। फोकसिंग पॉइंट बढ़ाओ। यदि आप 6 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे में 2.5 घंटे या 2 घंटे आपको फिजिक्स को देने हैं। ठीक है, फिर उसको आपके बाद उसको आपको 1.5 घंटा केमिस्ट्री को देना है, और 1.5 घंटा 2 घंटा, मतलब इतना आप अच्छे से पढ़ो। 100, कुछ चैप्टर्स देखो टिपिकल होते हैं, अब जो 12th के चैप्टर्स हैं वो सब आसान है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन सब से हम बहुत कुछ उठाएंगे चीजों को। 12th का आपका सॉलिड स्टेट भी आसान है, केमिकल सब आसान चैप्टर्स है, कुछ भी नहीं है उसमें। जो टाइम लगता है बच्चे को वो 11th में लगता है। तुमने देखा होगा अपन को कितनी कुछ परेशानी हुई अपना, देखो टर्म 1 आ गया, टर्म 1 का सिलेबस खत्म किया, टर्म 2 का सिलेबस खत्म किया, और एकदम पता नहीं क्या क्या, लेकिन अपन ने स्पीड, अपन जिस हिसाब से चले उसी हिसाब से सिलेबस को कवर कराया। ना कोई मैंने स्लो किया, ना कोई मैंने फास्ट किया, क्योंकि सीधा सिद्धांत है कि हमें सिलेक्शन लेना है। क्या लेना है? बोलो। सिलेक्शन। तो हम उस बेसिस पे पढ़ेंगे। वही एसिड बेस टाइट्रेशन वाला दिया, अभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो कोई टेंशन मत लेना, आपको जो चीज प्रॉब्लम लग रही है वो आप लिखते जाओ। अब रिवीजन करो, रिवीजन पे जितना ज्यादा फोकस कर लोगे, क्योंकि अब तुम्हें रिवीजन नहीं मिलने वाला है टाइम, अब आपको 2 साल का पढ़ना होगा साथ साथ में, 11th भी पढ़ना होगा, 12th भी पढ़ना होगा। अब जो एक्चुअल में घड़ी है ना, अब है। और आप समझो, आप ही नहीं हो इकलौते कि आप ही 11th 12th का पढ़ते हो, आप जैसे कई बच्चे हैं और वो फिर भी सिलेक्ट होते हैं, फिर भी सिलेक्शन ले जाते हैं, और आज अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो अब आपकी मेहनत है, अब आप कैसे मेहनत करेंगे, क्या करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। सर बोलो। सर मैं कहता जैसे हमने लोगरिदम्स तो कर लिए, तो हम्म सर एंटी लोगरिदम्स और एक्सपोनेंशियल का क्या करें? कोई जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल पढ़ना नहीं है, एंटी लॉगरिथम आपको वैल्यू दी जाती है, पढ़ाने को मैं पढ़ा दूं क्या मतलब है, आपको वैल्यूज दी जाती हैं। सर क्योंकि मैंने इक्विलिब्रियम में देखा तो उसमें वो कंसेप्ट था रिलेशनशिप बिटवीन केसी क्यूसी और गिब्स फ्री एनर्जी,
तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड बहुत कुछ था, तो सर उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैसे केसी क्यूसी और क्या दिया है? सर मतलब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम्म, एंड क्यूसी और फिर गिब्स फ्री एनर्जी, तो वो तो उनके बीच हमने भी में बताया था, relation था। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा, वो लॉग वाली इक्वेशन दिखाई तो थी। सर उसने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बना दी उसकी, k इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जी वो कुछ नहीं, स्टैंडर्ड वो तो अपॉन वो RT। देखो, हाँ वो एक्चुअली तुम याद ही रखो, अभी उसका कुछ नहीं है क्योंकि तुम मैथमेटिक्स पढ़े नहीं हो। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कैसे होते हैं इनवर्स फंक्शन? मैं मैथमेटिक्स में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो सर मतलब मैं आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं की? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी याद रख लो, क्योंकि अब जो आपका आपको इंटीग्रेशन डिफरेंस इंटीग्रेशन तो आपने सीखा होगा सर वैसे 11th 12th में। की मैथ्स में ये सब कवर हो ही जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम। हाँ, तो ये सब कवर हो जाएगा। जैसे आप यदि मैथ लेते हो तो नीट जे की तैयारी करते हो, जेई की, तो अब आप फर्स्ट टाइम लॉगरिथम ही पढ़ते हो। हम्म, और बताओ। और किसी कोई दिक्कत, कोई पैसा, कुछ भी दिक्कत है सर, ये प्रॉब्लम हो रही है बता दो, आज तुम्हें सारे मर्ज की दवा दे दूंगा। ठीक है, फिर तुम इसके बाद तुम्हें रोना धोना नहीं है सब पूरे साल भर, समझे? वैभव, दिया, आज मतलब तुम लोग बोल नहीं रहे, अपनी शक्लें तो दिखा दो सब लोग। मैं तो पूरे टाइम बोला हूँ। हाँ तो शक्ल दिखा दो यार, मैं बहुत दिनों से नहीं देखा, भूल गया शक्ल तुम लोगों की। मतलब तुम हमारे बगल से पानी टिक्की खाते हो और फिर बताते भी नहीं हो। बताओ 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 ऋषभ, चौहान साहब, मतलब हैंडसम नहीं लग रहे हो इसलिए नहीं दिखा रहे हो। सही है, चलो फिर छोड़ दिया जाए, बोलो बोलो भाई, छोड़ दिया जाए। आपकी सर मर्जी सर। हाँ बोलो। सर आप एक बार मैनेजमेंट से कह के हमारी बॉटनी की क्लासेस भी थोड़ी इंक्रीज करवा दो, उसका सिलेबस बहुत पीछे चलता है। बॉटनी की क्लास, चलो मैं बात करता हूँ आज ही मैनेजमेंट से। तुम्हारा बॉटनी हुआ नहीं है? नो सर, बहुत सारा अभी मतलब कुछ तो डिलीटेड था सीबीएसई से, तो वो तो हुआ नहीं है, तो इसलिए बहुत सारा सिलेबस बचा है उसमें अभी, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी वगैरह। ओके, चलो मैं बोलता हूँ, और बताओ, और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए वो मैं करता हूँ, मैं आज बात कर लूँगा मैनेजमेंट से, ठीक है, सो डोंट वरी। हम्म, बस ओके सर। मेहनत करो, इस साल अच्छे से मेहनत कर लो, एक साल की बात और है। और अच्छे से मेहनत कर लोगे तो अच्छे कॉलेज में होगे, सही जगह होगे। क्योंकि क्या होता है ना कि पता है, एक मैंने एक चीज नोटिस की इस साल तुम लोगों के को पढ़ाने के बाद, एक मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब ये चीज तुम नेगेटिव मत होना, पॉजिटिव। तुम लोग कुछ बच्चे तो बहुत सिंसियरिटी दिखाते हैं कि ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या किया है, मतलब उनको ट्रस्ट इशूज होते हैं। मतलब ट्रस्ट इशूज, अरे भाई, यदि कोई, सबसे पहले टेस्ट करो, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर टेस्ट करो। ठीक है, कोई भी हो, आपका सिलेबस है टाइम पे, यदि बोल दिया टीचर ने तो बोल दिया, हो जाएगा खत्म। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस वाला जो टेंशन होता है वो किसको होता है? टीचर को। तो इन चीज़ों पे कभी भी दिमाग मत लगाओ, सिर्फ किस पे अब दिमाग लगाना है आपको? पढ़ाई पे। और अब जो 12th का सिलेबस होगा आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा, आई थिंक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में खत्म या नवंबर में खत्म सिलेबस, दिवाली के आसपास। तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर बस पढ़ना, अच्छे से मेहनत करना, और बस मैं फिर से बोलूँ, रिवीजन पे फोकस करना। क्यों? बच्चा 12th पे ध्यान रखता है, 11th का रिवीजन मैं सब तुम्हें मैं भूलने नहीं दूंगा। तुम सोच रहे हो कि केमिस्ट्री भूलने दूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम अपने हिसाब से एफर्ट डालोगे तो अच्छी बात है। बाकी तो मुझे तो पता है मुझे कैसे पढ़ाना होता है, मुझे कैसे तुम्हें रिवाइज कराना होता है। तुम नहीं करोगे रिवाइज तो तुम्हारे घर आके तुम्हें मैं मारूंगा, तब करोगे। नहीं करोगे तो मैं वहीं बुढ़िया बिस्तर लेके आ जाऊंगा, वहीं रहने लगूंगा। ठीक है, और नहीं करोगे तो मैं चार चार पांच पांच चैप्टर तुम्हारे इसमें डालता जाऊंगा टेस्ट में, मेरे पास बहुत सारे फंडे हैं। ठीक, अपनी ईमानदारी के साथ आप खुद ही रिवीजन करिए। ओके, तो यस छोड़ सर। दिया जाए तुम्हें, तो कल फिर है मेरी क्लास, कल फिर मिलेंगे अपन। ठीक है, कल अपन केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए, ठीक है, ओके, दैट्स इट।
all for today. sir. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you.